हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने देखिए स्टार क्वेश्चन मार्क किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक्ट मई 1986 में बना लिया गया था, ठीक है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इनैक्ट किया गया 19th November 1986 को on the birth anniversary of our late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. This legislation has been made in May 1986, but it came into force on November 19, 1986 on the birth anniversary of our late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. ऐसा क्यों किया गया? Because she was a pioneer of the environmental legislation in our country. वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी हिंदुस्तान की जिन्होंने environment related, जो environment protection से related legislations जो हैं वो बनाए कंट्री में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। द एक्ट वॉज पास टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। इस एक्ट को पास किया गया प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट के लिए। EPA 1986 is one of the most comprehensive legislation for the protection of environment. EPA जितने भी environmental protection act हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एक्ट को हम अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। क्यों अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट coordination of the activities of various central and state authorities established under previous laws such as Water Acts and Air Act। देखिए ये जो पर्टिकुलर लॉ है इसको हम अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन, हर एक एक्टिविटी का स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन, और हर एक एक्ट एनवायरमेंटल एक्ट को ये कवर करता है, जैसे कि वाटर एक्ट, एयर एक्ट, जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं इसमें सारी चीज़ें कवर अप हैं। दैट इज़ वाई जैसे कि अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करता है रेन वाटर से और हीट से, उसी तरह द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स वी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल द disgraceful activities or unacceptable activities present in the environment, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से पहले भी एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज थे हमारी कंट्री में। कौन कौन से लॉज थे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि अमेंड किया गया था, बाद में चेंज किया गया था। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जब आप लॉ में कुछ चेंजेस करें, तो अमेंड किया गया था 1991 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 था हमारे पास। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स 1980 था हमारे पास। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 था हमारे पास। फिर भी जो है हमें इस EPA को बनाने की जरूरत पड़ी। ऐसा क्यों हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं EPA एक्ट वाज इनैक्टेड अंडर। देखिए कोई भी लॉ कैसे बनता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी लॉ का फॉर्मुलेशन कब होता है। सबसे पहले उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी नीड होती है। नीड कैसे पता लगती है? नीड पब्लिक बताती है, नीड NGOs बताते हैं, नीड पॉलिटिकल पार्टीज बताती हैं कि उसकी ज़रूरत है। लेकिन इन लॉज को बनाने के लिए रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है? रेफरेंस हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो वेरियस आर्टिकल्स हैं वो हमें अलाउ करते हैं टू फॉर्मुलेट लॉज, ठीक है। तो ये जो आपका EPA 1986 है, ये संविधान के आर्टिकल 253, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A के तहत बना हुआ है, जिसमें कि आर्टिकल 253A कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड्स फॉर इनैक्टमेंट फॉर द लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। मतलब आर्टिकल 253 कहता है कि अगर हमने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई कमिटमेंट किया है तो उसके
तहत हम कोई फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 48A संविधान का कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने का पूरा अधिकार है और उसके लिए वो लेजिस्लेशन फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 51A के तहत भी हम बनाते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन हैव द सेफ लाइफ, सेफ प्लैनेट, ठीक है। तो इन तीनों आर्टिकल्स के तहत ईपीए का फॉर्मुलेशन किया गया, ईपीए 1986 का फॉर्मुलेशन किया गया। इस एक्ट के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं और इसके हर चारों चैप्टर्स को मिला के 26 सेक्शंस हैं टोटल, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई ईपीए 1986, क्यों जरूरत पड़ी ईपीए 1986 की, जबकि हमारे पास पहले से ही कई सारे इन्वायरमेंटल लॉज मौजूद थे। तो इसके दो कारण थे। पहला तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो अर्थ समिट स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 से 14 जून तक की 1972 में, उसमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया में, जिसके तहत अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वी कैन फॉर्म द लेजिस्लेशन, वी कैन फॉर्मुलेट द लॉ। उसके अलावा जो सबसे बड़ी घटना थी जिसकी वजह से सारा पब्लिक प्रेशर, एनजीओ का प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर आया टू फॉर्मुलेट दिस ईपीए, वो था भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि 3 और 4 दिसंबर की रात की घटना थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने से भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, उसके अंदर हजारों लाखों डेथ्स हो गई। इतना बड़ा जो एयर पोल्यूशन की केस स्टडी थी, आज तक इतनी बड़ी केस स्टडी विश्व में नहीं देखी गई। और ये क्यों हुआ? बिकॉज जो आपका पेस्टिसाइड प्लांट था, जो इंडस्ट्रियल सेटअप था, उसमें सेफ्टी मेजर्स और मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर नहीं था। और जब हमने इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इतने सारे लोगों का नुकसान होने के बाद, उसके कल्प्रिट वहाँ के ओनर को जब हमने पनिश करना चाहा, तो हमारे इन्वायरमेंटल लॉज में कोई भी ऐसा क्लॉ नहीं निकला जिसके तहत उसको हम गिरफ्तार करके, उसको गिल्टी करके उसको पनिश कर सकते। एक्चुअली क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी we came to know the flaws in our laws, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब हमारी कभी परिस्थितियां विपरीत होती हैं तभी तो हम किसी चीज को एक्चुअली जज कर पाते हैं। आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब आप बहुत कठिन परिस्थितियों में होते हैं तब आप कहते हैं कि जरूरत पे जो काम आया वही दोस्त है, तो एक्चुअल फ्रेंड की पहचान आप तभी करते हैं ना। उसी तरह हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज तो बहुत सारे बना दिए, लेकिन उसके अंदर कंपनी के अंदर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंटल कॉज हो जाते हैं, या कंपनी के ओनर की लापरवाही की वजह से कोई बहुत बड़ी घटना का अंजाम हो जाता है जिसमें सैकड़ों लाखों लोग मर जाते हैं, उसके लिए कोई पेनाल्टी, कोई गिल्टी हमने उसमें अलॉट ही नहीं की, उसमें कोई सेक्शन हमने ऐसा डाला ही नहीं। तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो एक्चुअली हमको पता लगा कि हमारे लॉज में फ्लॉज क्या हैं, मतलब हमारे लॉ में कमियां क्या हैं। तो वो जो पब्लिक प्रेशर था, वो जो एनजीओज का प्रेशर था, वो जो पॉलिटिकल प्रेशर था, उसने कॉल किया फॉर अर्जेंट लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, एक ऐसा लॉ बनाने के लिए मजबूर किया जिसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं, एक्सीडेंटल केस हैं, उनको कंसीडर करके उनके लिए पेनाल्टी सेट की जाए, उनको छोड़ा ना जाए। और भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें कि हवा में मिला जहर, उस जहर में सांस लेकर के सैकड़ों लोग ऐसे सोए कि वो अगले दिन सुबह तक वो उठे ही नहीं। ये वो घटना थी जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, जिसने भारत को हिला के रख दिया। और यही एक ऐसी घटना थी जिसने इंडियन गवर्नमेंट को बाध्य कर दिया कि वो एनवायरनमेंट के लिए एक ऐसा स्ट्रिक्ट रूल बनाए जिसमें कि इस तरह की हैपनिंग के लिए पेनाल्टीज डिसाइड की जाए और उसके अंदर गिल्टीज के लिए प्रॉपर पनिशमेंट डिफाइन किए जाए, ठीक है। दिस इज दैट इज व्हाई ईपीए इज बीइंग फॉर्मुलेटेड। और 1984 की घटना के बाद आप देखिए 1986 में ये रूल आ गया। 1 ईयर लगते हैं लॉ को फॉर्मुलेट होने में, लैंग्वेज डिफाइन करने में,
एंड इन 1986 वी हैड द न्यू लॉ जिसमें कि ये सारी चीजें डिफाइंड थी हमारे पास, जिसको हमने ईपीए 1986 कहा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके सैलियंट फीचर्स क्या हैं, इस लॉ के बेसिक फीचर्स क्या हैं। इस लॉ में पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं, और इस एक्ट के अंदर कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे अधिकार हैं कि वो अथॉरिटीज का स्टैब्लिश कर सके टू मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। किसी भी तरह की वो ऑर्गेनाइजेशंस बना सकती है, अथॉरिटीज एस्टेब्लिश कर सकती है, और स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कोई भी ग्रुप बना सकती है, संगठन बना सकती है। ठीक है, इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू आउट इंडिया, कहीं पे भी हो, किसी जगह पे भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर फॉर द सेम। ठीक है, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, मतलब सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से पावर दी गई कि किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर वो सडन इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और इन केस ऑफ एनी इशू वो उस सेटअप को स्टॉप कर सकते हैं। ईआईए इसीलिए उसके बाद आया, ईआईए हमने पढ़ा है यूनिट 1 में, दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो भी इम्प्लीमेंट 1994 में इसी कंटिन्यूएशन में हुआ। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो एनालिस्ट अपॉइंट कर सकती है फॉर एनालाइजिंग द वाटर सैंपल, एनालाइजिंग द एयर क्वालिटी एंड ऑल, and establishment of environmental laboratories throughout the India. It is also the power of the central government, और पेनल्टीज एंड ऑफेंस भी डिसाइड किए गए हैं इस पर्टिकुलर लॉ में। ठीक है, लेकिन इस लॉ में कुछ कमियां रह गई। क्या कमियां रह गई? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्ट? द ड्रॉबैक्स इज इट इज अ कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड एक्ट, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या किया गया, इस लॉ के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दी गई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार नहीं दिए गए। देयर इज अ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉ इज द कंप्लीट ड्रॉबैक ऑफ दिस लॉ। जब आपने जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी है तो आपको पावर्स भी देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट ड्रॉबैक। दूसरा, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज बीइंग मेंशन इन दिस लॉ, कहीं पे भी पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात नहीं की गई है इस लॉ में। और तीसरा, इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो एडवांस पॉल्यूटेंट है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, न्यूक्लियर पॉल्यूटेंट्स हैं, या फ्री रेडिकल्स हैं, उनका कवरेज इस पर्टिकुलर लॉ में नहीं किया गया है। तो इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉल्यूटेंट इज वन ड्रॉबैक, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज द सेकेंड ड्रॉबैक, एंड द टॉप drawback is the complete centralization of the act. ठीक है, I hope you understand this law conceptually, और डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप नोट्स प्रेफर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।